नमस्कार साथियों, बीए सेकेंड ईयर के लॉजिक के क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हम युक्तियों के बारे में हमने पढ़ा कि ये जो युक्ति है, ये युक्ति तो है, ये तो हमने सिद्ध कर दिया, क्योंकि सिद्ध इसलिए कर दिया क्योंकि ये एक तरफ वाक्यों का समूह नहीं है। अगर इसमें ये वाला नीचे वाला वाक्य नहीं होता तो इसको हम एक तरफ वाक्यों के समूह का नाम देते, लेकिन चूंकि इसमें एक और एक तरफ वाक्य जो है वो निष्कर्ष के रूप में आया है और कुछ तरफ वाक्य हैं वो आधार के रूप में आए हैं। तो जब भी कोई ऐसी संरचना हमारे सामने आएगी जिसमें कुछ तरफ वाक्य आधार वाक्य के रूप में आए और एक तरफ वाक्य निष्कर्ष के रूप में आए तो उसे हम युक्ति कहेंगे। तो क्योंकि इसमें एक से अधिक तरफ वाक्य आधार वाक्य के रूप में आए हैं और एक तरफ वाक्य निष्कर्ष के रूप में आए हैं, इसलिए ये युक्ति तो है। लेकिन अब हमें डिफाइन करना है ये कि ये आगमन युक्ति है या निगमन युक्ति है। रवि मरणशील है, श्याम मरणशील है, राम मरणशील है, मोहन मरणशील है। हमने केवल रवि के बारे में जाना है कि रवि मरणशील है, रवि को हमने मरते हुए देखा है, हमने राम को मरते हुए देखा है, हमने अपने इंद्रिय अनुभव से मोहन को मरते हुए देखा है। और इन सारे, क्योंकि इन सारों में एक चीज कॉमन है, एक तो ये मनुष्य है और दूसरे ये मरणशील है। एक तो सारे मनुष्य हैं और एक हम अपने इंद्रिय अनुभव से देखते हैं कि ये सारे मनुष्य हैं और ये सारे मरणशील हैं। इसलिए हम अपने इंद्रिय अनुभव से ये सामान्य अवधारणा बना लेते हैं कि जो भी मनुष्य है वो मरता होगा, सभी मनुष्य मरणशील है। मनुष्य जो भी होगा वो मरणशील है, यद्यपि हमने सारे मनुष्यों को एक साथ मरते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम अपने इंद्रिय अनुभव के आधार पर ये अवधारणा बना लेते हैं। हमें अपने इंद्रिय अनुभव से केवल ये बात ज्ञात है कि रवि मरणशील है। अब रवि जो है वो एक सामान्य चीज नहीं है, रवि केवल एक व्यक्ति विशेष है। राम जो है वो एक व्यक्ति विशेष है, मोहन जो है वो एक व्यक्ति विशेष है। इन विशेषों को देखते हुए हम ये एक सामान्य निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि सारे मनुष्य मरते होंगे, सारे मनुष्य मरणशील है। तो हमने यहाँ क्या किया है, रवि एक है, श्याम एक है, राम एक है, मोहन एक है। इन विशेषों को हमने देखा और उन विशेषों को देख के हमने सारे मनुष्यों के बारे में अवधारणा बना ली, क्या कि सभी मनुष्य मरणशील है। यानी जब अपने विशेषों से सामान्य अवधारणा बनाते हैं, हमने अपने इंद्रिय अनुभव से केवल विशेषों को देखा है, हमने अपने इंद्रिय अनुभव से केवल रवि या श्याम राम मोहन को मरते हुए देखा है, सारे मनुष्यों को हमने मरते हुए नहीं देखा। लेकिन हमने इन विशेष व्यक्तियों के आधार पर ये एक सामान्य अवधारणा या सार्वभौम सिद्धांत बना लिया कि जो भी मनुष्य है वो मरता होगा। तो इसमें सत्यता की गारंटी कुछ कम है, क्योंकि हमने सारे मनुष्यों को मरते हुए नहीं देखा, हमने केवल अपने अनुभव के बेस पर ये बात बोली है। हमने केवल चंद मनुष्य, 4-5 मनुष्यों को ही मरते हुए देखा है हमने, तो उसके बेस पर हमने सारे मनुष्यों के बारे में अवधारणा ज्ञात कर ली है कि सारे जो भी मनुष्य है वो मरता होगा। तो इसलिए इन युक्तियों में सत्यता की गारंटी ज्यादा नहीं होती, इसलिए इन युक्तियों का मूल्यांकन कम संभाव्य या अधिक संभाव्य में किया जाता है कि ये वाक्य या तो कम संभाव्य है, कम सही है, या ये अधिक सही है, पूर्णतः सत्य ये वाक्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने इस वाक्य को, इस चीज को हमने अपने आंखों से, अपने इंद्रियों से देखा नहीं है। हमने केवल अपने इंद्रियों से, तो हमें अंशतः ज्ञान हुआ है, हमें अपनी इंद्रियों से ये पूर्णतः ज्ञान नहीं हुआ। ये वाक्य पूर्णतः वाक्य वाला इसका हमें ज्ञान नहीं हुआ है, हमें केवल इनका ज्ञान हुआ है। तो उसके हम कुछ चीजों को देखते हैं और उसके बेस पर जब अपने एक सामान्य थ्योरी बनाने का प्रयास करते हैं तो वो सत्य पूर्णतः नहीं होती, उसमें सत्यता की संभावना रहती है, वो कम या अधिक हो सकती है। अब चूंकि
ये सारा हमने जो ज्ञात किया है, ये हमने अपने इंद्रिय अनुभव से ज्ञात किया, और मेरा इंद्रिय अनुभव आपके इंद्रिय अनुभव से अलग हो सकता है। इसलिए इन युक्तियों के बारे में यह कहा जाता है कि इनमें जो निष्कर्ष वाक्य आता है वो पूर्णतः सत्य नहीं होता। इन युक्तियों का मूल्यांकन कम संभाव्य और अधिक संभाव्य के रूप में किया जाता है। उसके बाद में अपने आगमन से इस युक्ति के आते और आते निगमन युक्तियां। सभी मनुष्य मरणशील हैं, राम मनुष्य है, इससे सिद्ध होता है कि राम भी मरणशील है। यह वाक्य सभी मनुष्य मरणशील है, जो वाक्य इन्होंने लास्ट में बोला वो हमने शुरू में मान लिया, ये मान के चले, एज्यूम कर लिया हमने कि सारे मनुष्य मरणशील है। अब हमने राम को देखा कि राम भी मनुष्य है, तो हमने राम के बारे में अवधारणा ज्ञात कर ली कि राम, क्योंकि सभी मनुष्य मरणशील है, राम भी मनुष्य है, और जो जो मनुष्य है वो मरणशील है, इसलिए राम भी मरणशील है। सारे मनुष्यों के बारे में हमें ये पहले से ज्ञात है। क्या ज्ञात है? ये ज्ञात है कि सारे मनुष्य मरते होंगे, सारे मनुष्य मरते हैं, राम भी मनुष्य है तो राम भी मरता होगा। यानी ये चीज हमें पहले से ज्ञात है। इन वाक्यों को हमने इस वाक्य के आधार पर ज्ञात किया है। तो ये है सामान्य वाक्य, जो सभी की बात करता है। तो ये जो है ये है विशेष, यानी निगमन युक्ति वह युक्ति है जिसमें हम सामान्य वाक्यों से विशेषों की ओर बढ़ते हैं। निगमन युक्ति वह युक्ति है जिसमें हम सामान्य वाक्यों से विशेषों की ओर बढ़ते हैं। पहले वाला वाक्य सभी मनुष्य मरणशील है, यह वाक्य क्योंकि अनुभव पर आधारित नहीं है, इसको हमने स्वतः सिद्ध मान लिया है, यानी इसको बुद्धि के द्वारा आधारित माना है भी सारे व्यक्तियों को यह बात तो माननी होगी। ये ऊपर वाला वाक्य सारों के लिए सत्य है, ये बात तो आपको माननी है, तो इस वाक्य के बेस पर आप इनको निगमित कर सकते हो। तो ये वाक्य ये कहते हैं कि ये वाक्य ऊपर वाला वाक्य है, ये हमारा अनुभव सापेक्ष नहीं है, बल्कि ये बुद्धि सापेक्ष है। ये हमने बुद्धि के द्वारा स्वतः सिद्ध मान लिया है, अनिवार्य सत्य इसको मान लिया है। इसके बेस पर हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि राम भी मरणशील है। तो यानी वह निगमन युक्तियां वो युक्तियां होती हैं जिनमें अपने सभी यानी सामान्य से विशेषों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सामान्य तर्क वाक्य हमें पहले से ज्ञात होता है और विशेष तर्क वाक्यों की हम लास्ट में प्राप्ति करते हैं। तो मोटे तौर पर आगमन और निगमन का जो भेद है वो क्या है? आगमन युक्तियां वो युक्तियां होती है जिसमें हम विशेषों से सामान्य तर्क वाक्यों की ओर आते हैं। निगमन युक्तियां वो युक्तियां होती है जिनमें अपने सामान्य तर्क वाक्यों से प्रारंभ होकर विशेष तर्क वाक्यों की ओर आते हैं। आगमन युक्तियां जो है ये क्योंकि अनुभव पर आधारित होती हैं, इसलिए इनका मूल्यांकन कम संभाव्य या अधिक संभाव्य के रूप में किया जाता है। जब भी आगमन युक्तियों का मूल्यांकन करेंगे, आगमन युक्तियों के बारे में हम जानेंगे कि आगमन युक्ति वैध है या अवैध है, तो हम इनके लिए वैध और अवैध शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। इनके बारे में हम ये कहेंगे कि ये कम संभाव्य है या ये अधिक संभाव्य है। लेकिन निगमन युक्तियां चूंकि बुद्धि पर आधारित होती हैं, क्योंकि बुद्धि पर सापेक्ष है, इसलिए निगमन युक्तियां जो है वो अनिवार्य रूप से सत्य मानी जाती हैं। अब निगमन युक्तियों का मूल्यांकन जो है वो वैधता और अवैधता के रूप में किया जाता है। यानी आगमन युक्तियां क्योंकि अनुभव पर आधारित होती है, इसलिए उनका मूल्यांकन कम संभाव्य या अधिक संभाव्य के रूप में किया जाता है। जबकि निगमन युक्तियों क्योंकि अनिवार्यतः सत्य होती है, बुद्धि पर आधारित होती है, इसलिए इनका मूल्यांकन वैध और अवैध युक्तियों के रूप में किया जाता है। निगमन युक्ति जब भी आएगी अपने ये कहेंगे कि यह वैध युक्ति है या ये अवैध युक्ति है। आगमन युक्ति जब आएगी अपने ये कहेंगे ये संभाव्य युक्ति है, ये कम संभाव्य युक्ति है या ये अधिक संभाव्य युक्ति है, क्योंकि ये आगमन आधारित है।
अगर ये बात आती है कि ये वैध युक्ति है या अवैध युक्ति है, तो हम कहेंगे हम निगमन युक्तियों की बात कर रहे हैं। तो जो निगमन युक्तियों को आगे चल के हम दो भागों में बांटते हैं, वैध युक्ति और अवैध युक्ति। धन्यवाद।